जी, किस बिना पे ये कहा जा रहा है कि सरकार पर नकेल कस दी है सुप्रीम कोर्ट ने? ये नकेल कसने वाली बात जो बार बार कही जा रही है वो किस बिना पे? सरकार पर नकेल नहीं बोल रहा हूं, आप सुनिए, सरकार पर नकेल की बात है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ। 2007 में भी एम्स डायरेक्टर एक्ट अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था। यह संवैधानिक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर सरकार भटकती है तो सुप्रीम कोर्ट न्याय देता है। ये दिया है देश में सुप्रीम कोर्ट का सम्मान सबसे ऊपर। सुप्रीम कोर्ट जब तानाशाह हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट है हमारे लिए, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। ये बिल गैर कानूनी है, अनसंवैधानिक है और हमारे बात को नहीं सुना गया। हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार है कि हमारी बात सुन रहे हैं। उम्मीद है कि इंसाफ होगा। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। बस 10 सेकंड बोलिएगा के शर्मा जी, फिर मैं कासमी साहब के पास जाना चाहती हूं। बस 10 ही सेकंड बोलिए अपनी बात। ये ओवैसी के पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बात हम मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात निर्णय को मानेंगे। जब रामलला राम जन्मभूमि का मसला आया और उसका परिणाम आया, ओवैसी क्या उस निर्णय को मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कितना बयान दिया है ओवैसी ने और क्या बयान दिया है? शर्म आती है इनको ये कहते हुए। यहां पर आदिल हसन उन्होंने क्या कहा इस पर, राम जन्मभूमि पर? उन्होंने कहा कि ये जो निर्णय इसको हम मान नहीं करते हैं। पद्मजा जी, ट्रिपल और दूसरी बात नकेल कसने की कह रहे हैं, नकेल इसको कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पे नकेल कस दिया आप लोगों को। आदिल हसन जो आप जो है देश की महिलाओं को कहते थे जिनकी बुद्धि नहीं है, पद्मजा जी, ज्ञान नहीं होता है, कम बुद्धि की होती है। धारा 370 में नकेल कसा आपका, जिसके लिए खून की नदियां बहा रहे थे आप लोग। अरे तो ये इसको मत कहे सुप्रीम कोर्ट। नहीं, आज आदिल साहब कह रहे हैं क्योंकि आज उनको लग रहा है कि फैसला शायद उनके हक में आ सकता है। उम्मीद नहीं जगी है, आज उम्मीद नहीं जगी है, तो सुप्रीम कोर्ट की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। और सर आप पद्मजा जी, लेकिन ओवैसी साहब का तो बयान चलाइए ना। ओवैसी साहब तो इसको अभी कुछ और ही कह रहे हैं। जो भी जितने ये प्रफुल्लित है, ये शायद ओवैसी साहब का बयान ही नहीं सुन के आए हैं। आदिल साहब सुन लिए होते तो शायद इस तरह ना बोलते। ठीक है, एक सेकंड, मैं कासमी साहब के पास जाना चाहती हूं। बाद में आप उस हिंसा की निंदा तक किया है क्या ओवैसी ने? कि जो पश्चिम बंगाल में जो हत्याएं हो रही हैं उसकी एक निंदा का भी बयान है क्या? क्या राहुल गांधी का बयान है? आदिल हसन जवाब दीजिए। अखिलेश यादव का बयान है? क्या ओवैसी का बयान है? आदिल हसन मैम सुनिए, ये आरएसएस बीजेपी जो 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद किया, झूठ हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया कि हम बाबरी मस्जिद नहीं शहीद करेंगे और ये मेरे प्रवचन शिकार है। सुप्रीम कोर्ट झूठी बातों पर चलता है। कोर्ट ने किया और अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट झूठी बातों पर चलता है। आ गए हकीकत पे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन में चीफ जस्टिस को रखने बोला, इन्होंने कानून बदल दिया और ये सुप्रीम कोर्ट का ये देखिए, ये सच्चाई है। वाह रे वाह, अब ये सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन उठा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है, तो ऐसी नैतिकता तो समझ ही नहीं आता है के शर्मा जी का। चलिए ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मुद्दे पे आएगा, आप उसको स्वीकार करेंगे या उसका तिरस्कार करेंगे, ये भी देखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन टेप रखना जरूरी है उस समय। हाँ नहीं, ये रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट पर कर रहे हैं, आज अंतिम फैसले के दिन सुनाना जरूरी है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज के दिन जितनी तारीफें सुप्रीम कोर्ट की हुई हैं, जितनी उम्मीदें लोगों की टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पर, शायद ही हाल फिलहाल में कभी ऐसा हुआ होगा। मेरे को आखिर लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के वक्त पे लोग इतने खुश रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद तो उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन कासमी साहब ये बताइए, ठीक है, आदिल हसन ये नहीं कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है सेंटर को, पर उनका इशारा तो उसी तरफ है जब वो कह रहे हैं कि देखिए कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो सुप्रीम कोर्ट ही, सुप्रीम कोर्ट से ही हम उम्मीदें लगाए हुए हैं। यानी कि एक इशारा ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट का रुख ऐसा लग रहा है कि वो इस कानून के बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये सच है? हाँ, मैं थोड़ा पद्मा जी, मैं आपसे बहुत मैंने सबकी बात को सुना। मैं एक बात, ये सवाल ये खड़ा होता है कि 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ और उसके बाद बोर्ड गठित हुआ, तो इस बोर्ड को गठित करने वाली सबसे पहली जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी और उसके बाद जो विपक्ष, अन्य विपक्ष आया, उन्होंने उनका प्रोटेक्शन किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि न्यायपालिका और कार्यपालिका पे बात करने से पहले मैं उत्तराखंड राज्य से अभी कल एक न्यूज़ आई कि जो बहुत कीमती ज़मीनें हैं उनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं हैं। आखिर उन डॉक्यूमेंट्स को चोरी करने वाला कौन है, उन्हें इलीगल करने वाला कौन है, जिन्होंने मीडिएटरशिप करके मुसलमानों की इन यतीमों की, मिस्कीनों की, बेवा महिलाओं की
और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करना, उनके लिए एजुकेशन का इंतजाम होता, हॉस्पिटल बनते, कॉलेज बनते, अस्पताल बनते और स्कूल बनते। आखिर क्या कांग्रेस ने इन मीडिएटरों के जरिए से जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या अन्य तंजीमें हैं, मैं आज ये कहना चाहता हूं और चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अपने मीडिएटरों के जरिए से जिस तरह से मुसलमानों को वोट बैंक बनाया और उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा। मैं उत्तराखंड राज्य में की बात कर रहा हूं, अभी 200 दुकानें जब आई है तो आखिर उनके कागजात गायब करने वाला कौन है? इन लोगों ने क्या किया अपने दौर में? जो बोर्ड गठित किए हैं उनके जरिए से कीमती जमीनों का सौदा किया गया, उन्हें लीज पर दिया गया, इनके बड़े बड़े ऑफिस बने हुए हैं और इसलिए था ये पद्मा जी कि ताकि ये वोट बैंक बने रहें। आज मैं न्यायपालिका और कार्यपालिका की बात करता हूं कि आज के प्रधानमंत्री, आज की सरकार ने अगर दोनों सदनों से उसे पास कराया है तो देश में जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे, यही खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की और यही लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो हमें मजबूत करती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिन चीजों पर डिस्कशन कर रहा है, वो पूछ रहा है, सवाल कर रहा है और सवाल करने के बाद जो इनके जवाब आएंगे और उस पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, मैं ये समझता हूं कि यतीमों के हक में होगा, मिस्कीनों के हक में होगा, जिन्होंने दुरुपयोग किया इन संपत्तियों का उनके लिए भी कोई ना कोई ऐसी चीज, ऐसी रूलिंग जरूर होगी कि उनसे इन प्रॉपर्टियों को खाली कराया जाए। आज मैं ये बात कह सकता हूं कि सरकार ने जो काम किया, आपको ऐसा लगा? और मैं इस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं कि बताएं कि उन कीमती संपत्तियों के ऊपर अधिकार किसका है? क्या यतीमों का है? क्या उस पर स्कूल और कॉलेज बने हैं? बता नहीं सकते ये। और कांग्रेस का दामन दागदार है कि इन्होंने, या अगर ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, तो मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं कि 60 साल के कार्यकाल के अंदर कोई एक शहर बता दीजिए, एक डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए जहां दंगे ना हुए हों, जहां फसाद ना हुए हों, हजारों लाखों मुसलमानों की हत्याएं ना हुई हों। और आपको यह भी कहना चाहता हूं कि ये हितैषी नहीं है, इन्होंने अपने मीडिएटरों के जरिए से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सबसे बड़ा दोषी है इसके लिए कि उन्होंने इनकी मीडिएटिंगशिप करके उन यतीमों के माल के ऊपर कब्जा किया है। और आज मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से यह जरूर कहूंगा कि आपका पूरा अधिकार है, मगर यह जरूर ख्याल रहना चाहिए कि ये यतीमों का, जिन्हें उनके हुकूक से, उनके अधिकारों से वंचित किया गया है, उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा गया है। मैं आज उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा हूं आज से कि हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर हमने मदरसों के अंदर एनसीईआरटी को इसलिए लागू किया कि आने वाले अभी वक्त पे रहते हैं कासमी साहब, अभी वक्त पे रहते हैं और वो वोट बैंक नहीं बनेंगे।